नहीं तो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया अलॉन्ग विद एक्सरसाइज एंड न्यूमेरिकल्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसको भी हम बड़ी डिटेल में बड़ी आसान तरीके से ठीक है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से पता चल रहा है कि एटम के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एटम के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी, इसका बैकग्राउंड देने लगा आपको। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एटम जो है वो किसी और वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका नाम जो है एटॉमस, ठीक है। और ये लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, लैटिन वर्ड। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल एटम जो है वो एटॉमस से ड्राइव हुआ है, और एटॉमस का मतलब है इनडिविजिबल। अब इनडिविजिबल क्या होता है? इनडिविजिबल हम किसी भी उस चीज़ को बोलते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज एटॉमस। एटॉमस का मतलब है ये, ठीक है। और एटम जो वर्ड है वो एटॉमस से ड्राइव हुआ है, ओके। लीजिए, एक बात क्लियर होगी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, उसने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम था? एटॉमिक थ्योरी। अब इस एटॉमिक थ्योरी में क्या था? उसने कहा कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ indivisible particles। indivisible particles। एक जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की, और उसने उस थ्योरी में कहा कि ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स, और बाद में इंडिविजिबल पार्टिकल्स को हमने एटम्स का नाम दे दिया, ठीक है। बाद में हमने इंडिविजिबल पार्टिकल को मतलब कि एटम्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो जी अब हुआ क्या कि जो इसकी थ्योरी थी ना, इसकी जो ये थ्योरी है ये आई थी 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, ठीक है, 19th सेंचुरी के इन स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी के, ठीक है। और ये टिल एंड तक हम यही कहते रहे कि जो ये एटम्स हैं ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ये थ्योरी आई, उसने ये थ्योरी पेश की, किसने? जॉन डाल्टन ने, ठीक है। और हम 19th सेंचुरी के लास्ट तक ये मानते रहे कि इंडिविजिबल पार्टिकल्स जो हैं एटम्स होते हैं, ठीक है। एटम्स जो है आर इंडिविजिबल कि हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर एटम्स को, ठीक है। लेकिन 20th सेंचुरी के स्टार्ट में 20th सेंचुरी इन स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी 20वीं सदी के स्टार्ट में साइंटिस्ट वगैरह ने, काफ़ी साइंटिस्ट ने जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्चेस की, और उनसे रिज़ल्ट ये आया कि जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है। क्या हुआ? काफ़ी साइंटिस्ट ने रिसर्चेस की, और उन रिसर्चेस के जो रिज़ल्ट आए वो ये आए कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे हमारे पास? न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या थे? न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इनसे क्या बनता है? एटम इनसे मिलके बनता है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी ये बड़ी डिटेल में कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि एटम जो है वो इन पार्टिकल्स से मिलके बनता है, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे इस बात की समझ, आई होप कि आपको क्लियर है। ओके जी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद जो है जे थॉमसन था, जे थॉमसन, उसने भी एक
थ्योरी पेश की जिसका नाम था प्लम पुडिंग। क्या नाम था? जे थॉमसन उसने थ्योरी पेश की जिसका नाम था प्लम पुडिंग। क्या नाम था? प्लम पुडिंग। इसके अंदर क्या कहा? उसने कहा कि एक न्यूक्लियस है जिसके इर्द गिर्द जो हैं वो शेल्स हैं, और शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो फंसे हुए हैं इस तरह करके, ठीक है, स्टक हुए पड़े हैं। उसका एक न्यूक्लियस है और शेल्स के अंदर जो हैं इलेक्ट्रॉन्स स्टक हैं, लाइक प्लम इन अ पुडिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टक हैं। तो ये थी बस उसकी जे थॉमसन की प्लम पुडिंग थ्योरी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी। आपने बस ध्यान से सुनना है। वो ये है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इन 1897 विलियम क्रूक्स, साइंटिस्ट का जो नाम है वो है विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर किया किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। हाउ? कैसे डिस्कवर किया? क्वेश्चन तो आता है ना कि डिस्कवर किया तो कैसे किया, हाउ? तो उसका भी आंसर हमारे पास है, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि जो अपरेटस है जिससे उसने फाइंड किया वो ये है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये जो है ये है डिस्चार्ज ट्यूब। मैं लेबल भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। डिस्चार्ज ट्यूब, ये था वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, ठीक है, वैक्यूम पंप। और हमारे पास इलेक्ट्रोड्स भी थे, इलेक्ट्रोड्स, एक था नेगेटिव एक था पॉजिटिव। नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं हम एनोड। आई होप कि आपको क्लियर है, ठीक है, समझ आ रही है आपको, ओके। और इसको जो ये जो है हमारे पास ये कैथोड्स हैं, इनको हाई बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स के अंदर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नेगेटिव वाले को हम कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को हम एनोड बोलते हैं। एक हमारे पास वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का जो फंक्शन है वो आपके जहन में आ रहा होगा कि क्यों लगाया। इसका है कि ये प्रेशर को कम करता है, उसके अंदर से, इसके अंदर से प्रेशर को कम करता है, प्रेशर रिड्यूस करता है, ठीक है, प्रेशर रिड्यूस कितना? 10⁻⁻⁴ ATM। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है, कोई भी गैस हो सकती है लेकिन गैस है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ये तो था हमारे पास अपरेटस। अब हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें जी, जैसे ही अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, ये तो मैंने आपको अपरेटस समझा दिया। अब हम करने लगे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, तो आपने ज़रा ध्यान से देखनी है प्रॉपर्टीज़। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर, या टेक दिस वन, ओके। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, ऑफ कैथोड रेज, लें जी। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 1 है, जैसे ही हम इसको हाई वोल्टेज, ये हमारे पास हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज नहीं है, हाई वोल्टेज, जैसे ही हम इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि रेजेस जो हैं यहाँ से रेजेस एमिट होती हैं, ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं, रेजेस एमिट होती हैं और वो परपेंडिकुलर जाती हैं। लेट सपोज ये मेरे पास ये यही चीज़ है, ये जो कैथोड था मेरे पास ये रहा, ठीक है, कैथोड, इससे जो ये निकल रही हैं हमारे पास, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती हैं, बिल्कुल सीधी जाती हैं। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर जब किसी चीज़ कोई होती है तो वो 90 का एंगल बनाती है, ठीक है, ओके हो गया।
नंबर 2 पे जो प्रॉपर्टी है, नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेट जाती हैं और 90 का एंगल बनाती हैं, ठीक है। और नंबर जो 2 प्रॉपर्टी है कि लेट सपोज यहाँ से ये ओके अगर यहाँ से जा रही हैं रेजेस और इनके रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आ गया, ओपैक मतलब कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हम यहाँ से देख रहे हैं तो दूसरी तरफ हम नज़र ना आता हो। एक होता है ना ट्रांसपेरेंट, जिसके दोनों साइड पे हम देख सकते हैं। एक हो सकता है होता है जो जिसके हम दूसरी साइड पे देख नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं ओपैक, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हम दूसरी साइड पे देख नहीं सकते, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उससे अगर हम इनके सामने आ जाए, इन रेजेस के सामने आ जाए, तो ये उनके अंदर एक होल टाइप चीज़ क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। और इसको हम अगर टेक्निकल टर्म में बोलें, जो बुक में लिखा हुआ है, दे क्रिएट शार्प शेडो, ठीक है, दे कास्ट शार्प शेडो, ओके। उसका मतलब एक होल टाइप सी चीज़ क्रिएट कर देती हैं ये उसके अंदर, ठीक है। नंबर 3 पे जो प्रॉपर्टी आती है जी, वो है कि अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, लेट सपोज यही मेरे पास है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। अगर मैं इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि प्लस और नेगेटिव, मैं ऊपर प्लस की चार्ज प्लस प्लेट लगा देता हूँ, नीचे नेगेटिव प्लेट लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेगेटिव प्लेट लगा दी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सारा, ठीक है। अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जब कोई चीज़ पॉजिटिव के पास जा रही है, अट्रैक्ट हो रही है पॉजिटिव से, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब इस रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है ना। अदरवाइज़ ये नेगेटिव की साइड में भी तो आ सकती थी, लेकिन ये नहीं आती। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट दैट इज़ एनोड, ठीक है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 है कि ये रेजेस जो हैं, ये जितनी भी रेज हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फॉल करें ना, फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो उसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये अपवर्ड एरो इंक्रीज़ के लिए लगाया मैंने, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है। लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 5, जे थॉमसन उसने इनका जो है चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेटेड देयर चार्ज एंड मैस एज वेल, ठीक है। थॉमसन ने इनका चार्ज जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया और मैस भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नंबर 6 पे जो प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ कि लेट सपोज ये मेरे पास नैनो ट्यूब है, जो मेरी नैनो ट्यूब थी, ठीक है। उसके अंदर से अगर ये रेजेस जो हैं इसके ऊपर फॉल करती हैं, इनकी वॉल्स के ऊपर, तो क्या होता है कि शाइनी लाइट प्रोड्यूस होती है, शाइनी लाइट प्रोड्यूस होती है। क्या होता है? शाइनी लाइट प्रोड्यूसेस। अगर ये रेज दीवार के साथ वॉल्स ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर स्ट्राइक करें, ठीक है, और ट्यूब के साथ अगर स्ट्राइक करें तो क्या होता है कि शाइनी लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 6 भी हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 देख लें। प्रॉपर्टी नंबर 7 ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो ये है कि हमारे पास इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एनी गैस, कोई भी गैस हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स की डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो हमें अभी नहीं पता, वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप फ़र्ज़ कर लें कोई भी इलेक्ट्रोड्स हों, कोई भी गैस हो, तो इससे रेज़ जो कैथोड रेज़ है उनकी प्रोडक्शन इफ़ेक्ट नहीं होती। पॉइंट याद रखना है, कोई भी गैस हो, कोई भी इलेक्ट्रोड्स हों, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि उनसे हमारा जो कैथोड रेज़ की प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट नहीं होती, वो सेम ही रहती है, सेम कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। आप कोई भी गैस ले लें, कोई भी इलेक्ट्रोड्स ले लें, ठीक है। तो कीप
रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, और कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। लें जी, अब हम आ जाते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स क्या है इसके, हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाली, क्या हमें पता चला इससे। तो पता ये चला कि जो नैनो ट्यूब है, सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास जौन सी, ठीक है, लेट्स सपोज डिस्चार्ज ट्यूब है हमारे पास, इसके अंदर मैंने वो वैक्यूम पाइप नहीं बनाया, ये कैथोड है मेरे पास, ये एनोड है मेरे पास, वट एवर यू कैन से, इसको पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव ले लें, उसको नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने ये ले लिया। अब हमें ये पता चला कि हम कोई भी इलेक्ट्रोड्स ले लें, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कोई भी गैस ले लें, कोई भी गैस ले लें हम, ठीक है, तो उससे हमारी प्रोडक्शन इफ़ेक्ट नहीं होती, इससे हमारी प्रोडक्शन इफ़ेक्ट नहीं होती। हमने ये अभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है। तो रिज़ल्ट ये आया कि हम कोई भी गैस ले लें, कोई भी इलेक्ट्रोड्स ले लें, उससे हमारे पास जो है क्या होता है, हमारे पास अफेक्ट नहीं होती कैथोड रेज की प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें एक और बात भी पता चली कि जब ये रेजेस इमिट होती हैं यहाँ से, तो इनके सामने अगर कोई नॉन ट्रांसपेरेंट, जिसके दोनों साइड पे हम, दूसरी साइड पे हम देख नहीं सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास नहीं होती, उनसे अगर ये पास करें, उनके ऊपर अगर ये फॉल करें, तो ये क्या करती हैं, शैडो कास्ट करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, शैडो कास्ट करती हैं, शैडो कास्ट करती हैं, मैं बार बार पॉइंट बता रहा हूँ, शैडो कास्ट करती हैं, ठीक है। हमने ये वाला अभी ऊपर भी पढ़ा है, यहाँ पे हमने इसको देखा था, यहाँ पे मैंने आपको ये वाला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 2 जो है, ये बताया भी था कि यहाँ पे ये शार्प शैडो, ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर यही बताया था कि शार्प शैडो जो है वो क्रिएट होती हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि हमें पता चला कि जब ये ना तो इसके इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, ना किसी गैस के ऊपर डिपेंड करता है, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये कोई भी गैस डाल दो, कोई भी इलेक्ट्रोड्स डाल दो, ये हमारे पास क्या होता है, अफेक्ट नहीं होती कैथोड रेज की प्रोडक्शन जो है। सो दैट्स वाई हमारे पास ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में आती है, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं हम इनको, ठीक है, कैथोड रेज को, किनको, कैथोड रेज को, ओके। तो आज के इसमें हमने कैथोड रेज को डिस्कस किया है, और कुछ हमने एटम्स के बारे में जो है वो उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा, उसकी कुछ रिसर्चेस देखी, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, और आज के लेक्चर में इसको हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ओके।